जल्द ही दुनिया के लोग 2024 को गुड बाय कहेंगे और 2025 का वेलकम करेंगे। नए साल का इंतजार भारतवासी भी कर रहे हैं और सेलिब्रेट करने के लिए अपने अपने तरीके से प्लानिंग भी कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि 2024 में क्या हुआ उस पर हम नज़र डालें। वैसे तो साल 2024 की कई खट्टी मीठी यादें लोगों के जहन में हमेशा रहेंगी, लेकिन इस साल देश की सर्वोच्च अदालत ने कई ऐसे फैसले दिए जिन्हें मील का पत्थर कहा जा सकता है। संवैधानिक मामलों से लेकर लोगों को प्रभावित करने तक देश की सबसे बड़ी अदालत ने कई बड़े फैसले दिए। आज आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसलों के बारे में बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत, जिस पर देश की नजरें टिकी रहती हैं। सरकार हो या फिर विपक्ष, उद्योगपति हो या फिर सिने स्टार्स और आम आदमी, सभी बड़े ही अदब से इसके परिसर में जाते हैं, क्योंकि इसे न्याय का मंदिर कहा जाता है। इंसाफ की आस लिए लोग, चाहे आम हो या खास, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और उनकी फरियाद सुनी जाती है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किया गया और उसके पास कानून की व्याख्या करने और उन पर निर्णय देने की शक्ति है। यह उच्च न्यायालयों और अन्य सभी न्यायालयों के निर्णयों की भी समीक्षा कर सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। किसी भी शख्स को अगर ये लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार है और ये सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान के अनुसार काम करे। साल 2024 समाप्ति की तरफ है और इस समाप्त हो रहे साल में देश की सबसे बड़ी अदालत ने कई माइलस्टोन फैसले सुनाए, जो भविष्य के लिए भी मील के पत्थर साबित होंगे। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो कई बड़े और अहम फैसले सुनाए, मगर उन जजमेंट में कुछ फैसले ऐसे थे जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा और इन्हीं में से एक था कैश फॉर वोट मामले में दिया गया ऐतिहासिक फैसला। तारीख 4 मार्च साल 2024, दिन सोमवार। माननीयों के लिए अहम दिन। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसका इंडियन पॉलिटिक्स पर असर काफी दिनों तक रहेगा। मामला था कैश फॉर वोट का, यानी अब अगर सांसद या विधायक पर पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देने का आरोप लगता है तो उनके खिलाफ केस चलाया जा सकेगा। मतलब अब उन्हें इस मामले में कानूनी छूट नहीं मिलेगी। तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 7 जजों की संविधान पीठ ने 26 साल पुराने फैसले को पलट दिया। तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की 7 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि सदन में वोट के लिए रिश्वत लेने पर सांसदों और विधायकों पर मुकदमा चलेगा। सांसद या विधायक रिश्वतखोरी के आरोप में कानून से छूट का दावा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों विधायकों को रिश्वतखोरी पर छूट नहीं है। नरसिम्हा राव के मामले की व्याख्या अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के विपरीत है। 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से ये फैसला दिया था कि इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन संविधान पीठ की बड़ी बेंच के इस फैसले को पलटने की वजह से अब सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। 2024 का इसे लैंडमार्क डिसीजन कहा जाता है। राजनीतिक लिहाज से भी साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम माना गया, जिसमें से एक फैसला कैश फॉर वोट, यानी कि सांसदों और विधायकों की ओर से विधानसभा या फिर संसद में सवाल पूछने के एवज में रिश्वत लेना या फिर वोट देना इसमें शामिल रहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सांसद और विधायकों को बड़ा झटका देते हुए साफ कह दिया कि इस तरह का जो विशेषाधिकार जो है वो सांसदों और विधायकों को खासकर इस केस में नहीं मिलेगा, यानी कि रिश्वत मामले में नहीं मिलेगा। ऐसे में 7 जजों की संविधान पीठ ने अपने 1998 के नरसिम्हा राव के फैसले को पलटते हुए साफ कहा कि अनुच्छेद 105 और 194
विशेषाधिकार की बात तो करता है, लेकिन ऐसे मामले में नहीं जहां रिश्वतखोरी जो है वो उसे शामिल किया जा सके। यहां तक कि संविधान पीठ ने कहा कि लोकतंत्र की परंपरा में रिश्वतखोरी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करती है। 2024 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसे कई सारे फैसले सुनाए जिनका इम्पैक्ट सालों साल तक दिखेगा। इन्हीं में से एक था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर दिया गया फैसला। तारीख 15 फरवरी साल 2024, दिन शुक्रवार। सियासत को लेकर काफी अहम दिन। देश की सबसे बड़ी अदालत में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर फैसले का दिन। तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 जजों की पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को गोपनीय रखने को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि पार्टियों की फंडिंग से जुड़े सारे डिटेल्स चुनाव आयोग को दें और चुनाव आयोग इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे। फैसला सुनाते हुए 5 जजों की पीठ ने कहा, चुनावी बॉन्ड अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। ये गोपनीयता जानने के अधिकार के खिलाफ है। वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट देश की जुडिशियल हिस्ट्री में माइलस्टोन का दर्जा रखता है। देश की सबसे बड़ी अदालत का यह फैसला चुनावी भ्रष्टाचार पर अंकुश का काम करेगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद पार्टियों के चंदे के बारे में आम लोगों को जानकारी मिल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर विपक्षी दलों ने भी विरोध किया। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो बीजेपी ने इसका वेलकम किया। 2024 का स्वागत हुए बमुश्किल से एक सप्ताह हुआ था और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। फैसला गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो से संबंधित था। बिल्किस बानो केस के सभी 11 दोषियों की सजा माफ कर दी गई थी, जिसके बाद बिल्किस बानो ने देश में न्याय के सबसे बड़े मंदिर यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 8 जनवरी को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने फैसला सुनाया। माफी पाए सभी 11 दोषियों को फिर से जेल भेजने का आदेश दिया। इस मामले का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम टिप्पणी भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घटना भले ही गुजरात में हुई हो, मगर मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ही माफी के आदेश पारित कर सकती है। गुजरात सरकार को सजा माफी का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार सभी 11 दोषियों को फिर से जेल जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया। – 2024 में नीट यूजी एग्जाम को लेकर खूब हंगामा हुआ। नीट एग्जाम में धांधली की खबरें आई थी, जिसके बाद छात्र सड़क पर उतर गए। री एग्जाम की मांग कर रहे छात्रों ने दिल्ली समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को भरोसा दिया कि छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन छात्र नहीं माने। देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया और फिर हर पक्ष की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जाम से मना कर दिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अहम फैसला सुनाया। पीठ ने कहा, परीक्षा को स्थगित नहीं किया जा सकता है। 2 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था। पहले ईडी और फिर सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। बेल की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था, क्योंकि ईडी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया था और पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी में बेल मिलना आसान नहीं होता। मगर सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए में जमानत के कड़े मानदंडों की व्याख्या को नरम किया और राजनीतिक दलों के नेताओं की जमानत के मामले में नए दृष्टिकोण का रास्ता खुला। जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जमानत नियम है और जेल अपवाद। केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर सवाल उठाए। देश में अश्लील कंटेंट,
खासतौर से चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट को लेकर समाज के हर वर्ग में चिंता जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर को बच्चों से जुड़े पोर्नोग्राफी कंटेंट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने कहा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट देखना, प्रकाशित और डाउनलोड करना अपराध है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री शब्द का इस्तेमाल हो। इसके लिए पॉक्सो में संशोधन लाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बच्चों से जुड़े पोर्नोग्राफी कंटेंट को सिर्फ डाउनलोड करना या फिर देखना पॉक्सो एक्ट या आईटी कानून के तहत अपराध के दायरे में नहीं आता। मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भयावह करार दिया। रिजर्वेशन ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी सरकारें कुछ बोलने से पहले कई बार सोचती हैं और इसी आरक्षण मामले में अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसकी गूंज कई दिनों तक सुनाई दी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में सब कैटेगरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। यूं कह लीजिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत की संविधान पीठ ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्ग में सब कैटेगरी से इनकार कर दिया था, लेकिन 20 साल बाद 7 जजों की पीठ ने 6-1 के बहुमत से कोटे के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी। तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में कहा गया कि राज्य सरकार SC/ST वर्ग में सब कैटेगरी बना सकती है ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। कोटा के अंदर कोटा तर्क संगत आधार पर होगा। इसे लेकर राज्य मन मर्जी से काम नहीं कर सकते। SC/ST वर्ग के केवल कुछ लोग ही रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं। SC/ST वर्ग के भीतर ऐसा वर्ग है जो सदियों से उत्पीड़न का सामना कर रहा है। ऐसा करना अनुच्छेद 15, 16 और 341 के खिलाफ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला SC/ST समाज के नेताओं को रास नहीं आया। खुद को दलितों पिछड़ों का रहनुमा बताने वाले नेताओं ने कोर्ट के फैसले पर नाखुशी जताई और तर्क दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ये आरक्षण तरक्की के लिए नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से उनके साथ हुई प्रताड़ना से न्याय दिलाने के लिए लाया गया है। छुआछूत के भेदभाव का शिकार हुई इन जातियों को एक समूह ही माना जाना चाहिए। फिलहाल ये फैसला ठंडे बस्ते में है, क्योंकि मोदी सरकार ने भी ये साफ कर दिया कि संविधान में SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। साल 2024 असम के नागरिकता कानून के लिए अहम साल रहा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने असम नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। 17 अक्टूबर को दिए गए फैसले में कोर्ट ने 1955 के नागरिकता कानून की धारा 6A को सही ठहराया। इस फैसले से असम में अवैध प्रवासियों की पहचान और नागरिकता के मुद्दे पर लंबे समय से चली आ रही बहस का अंत हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर पड़ेगा, जरा इसे समझिए। इससे कट ऑफ तिथि के बारे में बहस का निपटारा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 के कट ऑफ को सही माना। इसका मतलब यह हुआ कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में आने वाले लोग संरक्षण पाने के हकदार नहीं होंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत का यह फैसला दूरगामी प्रभाव डाल सकता है, खासकर तब जब CAA और NRC की चर्चा जोरों पर है। 2024 में बुलडोजर एक्शन का शोर खूब सुनने को मिला। देश के कई राज्यों में अवैध संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जोर शोर से चला। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाने को असंवैधानिक बताया। अदालत ने कहा कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई नियमों के तहत होनी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने लक्ष्मण रेखा खींच दी। अदालत ने कहा, बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे। घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को वक्त दें।
रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजें और 15 दिन का समय मिले। किसी अपराधी को सजा देना अदालत का काम है, बिना फैसले के किसी को भी दोषी न माना जाए। सुप्रीम कोर्ट की बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार है। यूपी का मदरसा एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 5 नवंबर को अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी। इसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करता, आर्टिकल 21A और राइट टू एजुकेशन एक्ट में रुकावट पैदा नहीं करता। कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर भी अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रखा, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि एक नई बेंच इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी। 7 जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4-3 के बहुमत से सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 30 के तहत एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। कोई भी धार्मिक समुदाय संस्थान की स्थापना कर सकता है, मगर धार्मिक समुदाय संस्था का प्रशासन नहीं देख सकता। इस फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेज दिया। अब रेगुलर बेंच इस बात की जांच करेगी कि एएमयू का दर्जा क्या है। इस जाते हुए साल में देश की सबसे बड़ी अदालत ने जहां कई अहम फैसले सुनाए, वहीं आने वाला साल भी अपने आगोश में कई बड़े फैसलों को समेटे हुए है। सर्वोच्च अदालत में साल 2025 में भी न केवल कई बड़े फैसलों की इबारत लिखी जाएगी, बल्कि वरिष्ठता वाला सिद्धांत लागू रहा तो शीर्ष कोर्ट 1-2 नहीं बल्कि 3-3 चीफ जस्टिस भी देख सकती है। सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक है। वरिष्ठता के हिसाब से इसके बाद जस्टिस गवई का नंबर आता है। जस्टिस बीआर गवई सीजेआई बनते हैं तो उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। वरिष्ठता के हिसाब से इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत का नंबर आता है, यानी शीर्ष कोर्ट 1 साल में 3 सीजेआई देख सकता है। ये तो हुई चीफ जस्टिस वाली बात। देखें तो सुप्रीम कोर्ट आने वाले साल 2025 में कई अहम मामलों में सुनवाई करेगा, जिनका इंतजार वर्षों से रहा है, और उन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगेगी, यानी फैसला सुनाया जाएगा। उन फैसलों के दूरगामी सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक और राजनीतिक असर देखने को मिलेंगे। इन मामलों में अहम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट के लिए 2025 क्यों अहम है, इस पर नजर डालें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता पर फैसला संभव है। आखिरी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नए वाद दर्ज करने पर रोक लगा दी। मस्जिद दरगाहों के सर्वे के आदेशों पर भी रोक लगा दी। मैरिटल रेप अपराध होगा या नहीं, इस पर फैसला मुमकिन है। 3 तलाक के खिलाफ कानून को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर भी सुप्रीम कोर्ट की नजर है। अगले साल दिल्ली में सर्विसेज के मामले पर भी सुनवाई संभव है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा हो सकती है। कर्नाटक हिजाब बैन को लेकर 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। साल 2024 के बाद साल 2025 भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिहाज से अहम साबित हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामले की जो सुनवाई है वो 2025 तक के लिए टाल दी है, जिसमें सबसे अहम जो मामला है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पूरे मामले में देश भर की अदालतों में जो सुनवाई चल रही थी उस पर पार्सली स्टे दे दिया है, यानी कि ना ही देश भर की अदालतें इस मामले में, खासकर धार्मिक मामले में, ना ही कोई अंतिम आदेश देंगी और ना ही सर्वे का जो आदेश है वो किसी भी अदालत की ओर से दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जो सुनवाई है वो फरवरी 2025 में करने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ट्रिपल तलाक कानून की जो वैधता है उसको भी चैलेंज किया गया है, उस पर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट 2025 में सुना सकता है। इसके अलावा कर्नाटक हिजाब बैन का मसला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस पर भी संभावना है कि 2025 जो आने वाला साल है उस पर भी फैसला आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर कहें तो 2024 की तरह 2025 में सुप्रीम कोर्ट से कई बड़े फैसलों का इंतजार रहेगा।
जिस तरह से आउटगोइंग 2024 को सुप्रीम आदेश की वजह से याद किया जा रहा है, वैसे ही आने वाला साल अहम सुप्रीम आदेशों की इबारत लिख सकता है। तो साल 2025 भी खास रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिहाज से। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुमित कुमार, भारत 24, दिल्ली।